हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस एकेडमी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सी सेट पेपर फर्स्ट में 2022 में जो अभी एग्जाम हुआ है, उसमें पॉलिटी से रिलेटेड कितने सवाल आए थे, उनका लेवल क्या था और उनका आंसर क्या है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आए हुए थे। तो आपका जो फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. ठीक है, क्या हुआ था कि 1971 में H.N. सन्याल कमिटी फॉर्म किया गया था। ठीक है, और उन्होंने रिपोर्ट दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग रिपोर्ट दिया। और 71 में पार्लियामेंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास किया। ठीक है, तो ये बात सही है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके पहले 1971 के पहले किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सही है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ themselves। तो सेकेंड पॉइंट है, अभी हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल कॉन्टेम्प्ट या क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट या किसी भी तरीके का कॉन्टेम्प्ट का जिक्र नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट क्या है? रॉन्ग है। नाउ fourth point, in India, the parliament is vested with the power to make laws on contempt of court. Of course, H.N. सन्याल कमिटी के रिपोर्ट के अनुसार पार्लियामेंट ने 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास किया। ठीक है, so parliament is empowered to make laws on contempt of court. So fourth is correct. Now second, the Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for contempt of court। ठीक है, सो सेकेंड क्या है? सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एबव इज आर करेक्ट? सो थर्ड क्या है? गलत है। तो अगर थर्ड गलत है तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत है, रॉन्ग है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ क्या है? करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। सो option B is the correct answer. Clear? Now second question, with reference to India, consider the following statement. The government law officer and legal firm are recognized as advocate. Government law officer and legal firm is क्या होता है? legal firm is different organizations, companies, they are legal firms. तो जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट कौन रिकॉग्नाइज होता है? इंडिविजुअल। ठीक है, और लीगल फर्म एडवोकेट एज ए एडवोकेट रिकॉग्नाइज नहीं होता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? रॉन्ग है। बार काउंसिल है पावर टू ले डाउन the rules related to the legal education and recognition of law colleges। जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेजेस को वो क्या है? वो मान्यता देती है, रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से लॉ बार काउंसिल जो है वो लॉ कॉलेजेस को, लीगल एजुकेशन को रिकॉग्निशन देती है। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंड पॉइंट सही है। So only second is correct. Okay, now question number 3,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a bill amending the constitution require prior recommendation of the president. देखिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर इफ क्रिएशन एडमिशन of state or changing the name of the boundaries, changing the name of the state or changing the boundaries or name of any state, तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। और दूसरा जो है मनी बिल, ठीक है। In case of money bill and in case of the admission of a new state or creation of new state or alteration of the boundaries of any state, changing their name, changing the area of any state, in all these conditions, prior recommendation of president is mandatory. But in case of constitutional amendment, prior recommendation is not mandatory, not required. So option A is wrong. ठीक है, तो अगर फर्स्ट पॉइंट क्या है, रॉन्ग है, तो आपका फर्स्ट ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है और आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नाउ व्हेन वेरीफाई कर लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड का, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में अगर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया है और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, सो प्रेसिडेंट कैन नॉट विथहोल्ड हिज असेंट और रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। नाउ इट इज मैंडेटरी, ही हैज टू साइन, he has to give his assent in case of constitutional amendment bill. So option second is correct. Okay, now a constitutional amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision of joint sitting. In case of constitutional amendment, both the Lok Sabha as well as Rajya Sabha has to pass that bill by special majority, and there is no provision of joint sitting of the parliament for the passage or discussion of that bill. Okay, so this is also correct. So option second, so point second and third is correct. So option B is the right answer. Now next question, consider the following statement. The Constitution of India classifies ministers in 4 ranks: cabinet minister, minister of state with independent charges, and minister of state and deputy minister. Look, Constitution of India only talks about council of minister, only talks about council of minister to aid and advise to the president. In 44th Constitutional Amendment Act 1978, a new word cabinet was added as a synonyms to the council of minister. Okay, cabinet, but there is no provision in the constitution, or constitution doesn't classify minister. Constitution only talks about council of minister under article 74. Okay, so where this type of ranking has been given, allocation of business rules, allocation of business rule और पार्लियामेंट, वहां पे ये दिया गया हुआ है कि कितने टाइप के मिनिस्टर होंगे, ठीक है, डिफरेंट क्या क्या होंगे, वो सारी बातें यहाँ पे दिया हुआ है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये पॉइंट क्या है, रॉन्ग है।
Now, second point, the total number of ministers in the union government, including the council, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha. बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 75(1)A ऐड किया गया 2003 में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और 2003 के पहले there was no any provision, there was no restriction, no limitation, then how many what will be the size of council of minister? But in 2003 through 91st constitutional amendment act, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को लिमिट कर दिया गया और इसमें बताया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी साइज जो है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा की जो भी स्ट्रेंथ है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस प्रोविजन वाज इंसर्टेड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 91st constitutional amendment 2003, 75 first A was added, and that there was the provision that the total strength or the size of council of minister cannot exceed the 15% of the total membership of the Lok Sabha. ठीक है, so यहाँ पे only option B is the correct statement. Now next question. Which of the following is our exclusive power of the Lok Sabha? To ratify the declaration of emergency. Under Article 352, there is a provision of emergency, but in ratifying the declaration of emergency, both Lok Sabha as well as Rajya Sabha are equally powerful. So this is wrong. To pass a motion of no confidence against the council of minister. देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंट मोशन जो है ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर इन आर्टिकल 75 it is given that council of minister will be collectively responsible to the lower house of parliament in general parliament and in particular Lok Sabha. ठीक है, so no confident motion can only be introduced in the lower house of parliament, that is Lok Sabha, and this was the exclusive right of the Lok Sabha. So option B, point B is correct. Now to impeach the president of India. To impeach the president of India, both our Lok Sabha as well as Rajya Sabha are equally powerful. So this is not exclusive right of the Lok Sabha. Rajya Sabha also play an important role in impeaching a president, and the motion or the resolution impeaching the president can be introduced in either house of parliament. Okay, so both are equally powerful, and to impeach the president is not the exclusive power of the Lok Sabha. So this is also wrong. So only option B is the correct answer.